ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर शालू गुप्ता जी का। आप जो आज विषय ले रहे हैं आज के समय के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जो अभी आजकल जो पॉल्यूशन चल रहा है उससे जो हमारे फेफड़ों की कमजोरी के कारण एवं उसका यौगिक व आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार से हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो स्वागत डॉक्टर साहब का। आपका परिचय अनिल जोशी जी कराएंगे। वैसे तो काफी सारे साधक हमारे जानते हैं आपको, क्योंकि पहले भी क्लास में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग नए होते हैं हर बार। तो आपका स्वागत, और अनिल जोशी जी आपका परिचय कराएंगे। जी। ओम सभी को डॉक्टर शालू गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आप हमारे साधकों को मार्गदर्शन करने के लिए आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। आप औपचारिक रूप से जो आपका परिचय है, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं समशुद्धि रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी और पंचकर्मा हॉस्पिटल, गुरुग्राम के। और एक विशेष बात यह है कि आपकी बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग की थी, लेकिन फिर उसको आपने चेंज किया और चेंज कर कर आप ये आयुर्वेद और पंचकर्म और नेचुरोपैथी की तरफ आप पाए। और 14 साल से भी ज्यादा का आपका अनुभव है नेचुरोपैथी और योग में। आपकी पीएचडी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस से जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप पर उनकी उतनी गहराई से पढ़ाई नहीं। तो इनकी दोनों चीजें हैं। आप पीएचडी भी हैं योग में, और पिछले लगभग 14-15 वर्षों से आप ये उपचार भी कर रहे हैं। और आपका सोचना है कि 80%, अब ये बात हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि 80% रोगों का उपचार घर पर ही संभव है। पंच महाभूत संतुलन और डिटॉक्सिफिकेशन और सात्विक आहार से हम ये काम कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपना डॉक्टर बन सकता है। यद्यपि एलोपैथी ये भी कहती है कि बहुत ज्यादा अपने आप ही डॉक्टरी करना कई बार ठीक नहीं होता अपने, लेकिन नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में काफी हद तक आहार लेने में हम स्वयं अपने आप भी बहुत हद तक अपने शरीर को संभाल सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन से मैं रिसोर्स पर्सन और गेस्ट स्पीकर का काम किया है। और आपका उद्देश्य ही जो है वो ये है कि हम प्रकृति से जुड़ें, अपनी जीवन शैली को बदलें। और आज आपका विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंग्स, हमने देखा कोरोना के दौरान की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि लंग्स लोगों के फेल हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और आज फिर हम ऐसी स्थिति के अंदर आ गए हैं पोल्यूशन के कारण से। लगातार हर वर्ष दिल्ली में अस्थमा की समस्या और हार्ट की समस्या ये सब बढ़ जाती है। तो एक बार पुनः ऐसी जरूरत है कि हम समझ सकें कि अपने लंग्स को कैसे मजबूत बनाए रख सकते हैं। और वैसे भी इस आयु में धीरे धीरे कहते हैं कि जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं तो उसके ऊपर, लंग्स के ऊपर खतरा ज्यादा होता जाता है। तो हम कैसे अपने लंग्स को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं, और आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से, ये आज का आपका विषय है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर शालू गुप्ता जी का स्वागत करता नमस्कार। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मुझे अपनी योग कक्षा में इनवाइट करते हैं। आज हम स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पर स्टार्ट होते हैं। फेफड़ों के रोग के कारण और उनका यौगिक उपचार। तो देखिए, पहले ये समझते हैं कि फेफड़े हैं क्या, क्योंकि आजकल हमें नॉलेज तो हर चीज की है, बट हमें अपने शारीरिक विज्ञान की नॉलेज सबसे ही कम है। तो फेफड़े हैं क्या, आप आई होप कि आप लोग इस सेशन में आए हैं तो थोड़ा सा कुछ समझ कर आए होंगे, या कुछ आपके प्रश्न भी होंगे। तो फेफड़े, सब जानते हैं फेफड़ों की एक पर्टिकुलर शेप होती है, जानते हैं ना। फेफड़े जो हैं वो काइंड ऑफ पिंक कलर का एक स्पंजी ऑर्गन है, जो एक स्पंज की तरह है, जो ऐसे ऐसे होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मतलब हमारे श्वसन तंत्र का एक पार्ट है।
इससे हमारी बॉडी में दो फेफड़े होते हैं। मैं सब कुछ बहुत बेसिक से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि लंग्स एक होती हैं या दो होती हैं या चार होती हैं। तो हम सब कुछ समझेंगे। फेफड़ा, जैसे मैंने कहा, एक पिंक कलर का स्पंजी ऑर्गन है जो हमारी चेस्ट में होता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। फेफड़ों का काम क्या है? गैस को एक्सचेंज करना। मतलब आपने जब एयर लिया, आपने ऑक्सीजन को नहीं लिया, आपने एयर को लिया, क्योंकि वातावरण में हवा है। आपने हवा को लिया, उस हवा में से ऑक्सीजन को निकाल के आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर शरीर से बाहर फेंक देना, ये फेफड़ों का काम है। तो हमें, जैसे हम कहते हैं कि हमें सांस नहीं आ रहा या हमें बहुत ज्यादा सांस चढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सब एक ही चीजें हैं। तो इसका मतलब है हम सांस ले तो पा रहे हैं, लेकिन उसमें से एयर जो है और ऑक्सीजन जो है उसको लंग्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नहीं जी पाते, हम छटपटा से जाते हैं। दूसरी चीज है, जो लंग्स है वो चेस्ट कैविटी में है हमारी, दोनों तरफ। राइट लंग जो है उसके थ्री लोब्स होते हैं, मतलब उसमें थ्री डिविजन्स होते हैं। और लेफ्ट लंग में दो डिविजन्स होते हैं। जो लेफ्ट लंग है हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ही हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट को जगह बनाते हुए लंग्स ने अपनी जगह बनाई हुई है। लंग्स जो हैं, देखिए, हर चीज, जैसे हम घर में हम हमारे पास एक चश्मे को रखने के लिए उसका कवर होता है, साड़ी को रखने के लिए उसका कवर होता है, ऐसे ही हमारी लंग्स का जो कवर होता है, जो उसको आसपास से मेंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं प्लूरा। अब बहुत से लोग जिनको निमोनिया हो जाता है या छाती में पानी भर जाता है, हम छाती में पानी भरने का मतलब है लंग्स में जब पानी भर जाता है, तो एक मेडिकल टर्म यूज होती है प्लूरल इफ्यूजन। मतलब प्लूरा में पानी भर गया है और प्लूरा जो है वो थोड़ा सा स्वोलन अप हो गया है। दैट इज द टर्म दे यूज। अब जैसा हमने कहा कि फंक्शन क्या है लंग्स के, कि वो डायाफ्रैगम। डायाफ्रैगम जानते हैं, जो हमारी ये जो दो लंग्स होती हैं, ऐसे दो लंग्स हैं, उनके बीच में ऐसे जो नीचे जगह बीच में बचती है, उसे बोलते हैं डायाफ्रैगम। तो लंग्स जो है वो डायाफ्रैगम के साथ काम करती हैं और एयर को बॉडी में पुश करने में हेल्प करती हैं। गैस का एक्सचेंज होता है। एयर जो है वो विंड पाइप से नीचे जाती है, ब्रोंकाई में जाती है। लंग्स के बीच में छोटे छोटे एयर के छोटे छोटे बैग्स बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली से पास होके हमारी बॉडी में अलग अलग कैपिलरीज में जाती है और फिर ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ जाती है। ये एक बेसिक सा ये था कि लंग्स का काम क्या है। अब हम बात करेंगे कि लंग्स खराब हो कैसे जाती हैं, लंग्स टॉक्सिक कैसे हो जाती हैं। देखिए, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया था, बट हमने कुछ अपनी आदतों से अपनी ही ऑर्गन्स को खराब कर दिया है। लंग्स टॉक्सिक कैसे कैसे होती हैं? देखिए, पहली चीज है, लंग टॉक्सिक होती है एयर पॉल्यूटेंट से। जो लोग बहुत ही ज्यादा ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर सारा दिन धुआं और एयर पार्टिकल्स और बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स आते हैं, तो उनके भी लंग्स खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। दूसरी चीज है सिगरेट से। सिगरेट और स्मोक, मतलब सिगरेट बीड़ी जो भी है, वो हमारी लंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी चीज है कोई भी केमिकल फ्यूम्स। जो लोग ये नशा करते हैं, कुछ भी ड्रग्स और ये सब लेते हैं, ये भी लंग्स को सीधा सीधा ये खराब करती हैं। उसके बाद है कि आप लेटस से आपको डायबिटीज है या आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको कोई भी और बीमारी है या आपको खांसी जुकाम हुआ या आपको कोई वायरल हुआ और आपने उसके लिए कोई भी बहुत हैवी मेडिसिन खा ली, तो कोई ना कोई मेडिसिन में कुछ ना कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी लंग्स की इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है। दैट इज ऑल्सो हाउ हमारी लंग्स खराब होती हैं। एक चीज बहुत ध्यान से सुन लें कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, भगवान ने इस शरीर को इतनी खूबसूरती से रचा है कि कोई भी ऑर्गन खराब हो जाता है तो हमारी बॉडी में ये क्षमता है
कि ऑर्गन वापस से रेजुविनेट हो जाएगा। कि अगर कुछ टूट गया है, हड्डी टूट गई, तो हम अगर थोड़ा समय दे देंगे तो वो वापस से जुड़ जाएगी। अगर आपकी कोई स्किन खराब हो गई, आपने कुछ समय दिया, कुछ भी आपने उपचार किया, तो वो वापस से ठीक हो जाएगी। लेकिन दांत और लंग्स ऐसे दो ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में, जो अगर खराब हो जाते हैं तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। लेटस से आपकी लंग्स 20% खराब हो गई हैं, तो आप 20% के बाद 80% उन्हें मेंटेन कर सकते हो, लेकिन उन्हें वापस से जो 20% खराब हो गई उसे आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग स्मोक करते हैं पर्पसफुली, या जो लोग कुछ भी ये खाकर सोच रहे हैं कि अभी हम खा लें, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हम पहले बीमार होते हैं तो आप किस लिए बैठे हो हमें ठीक करने के लिए। तो जिसकी लंग्स खराब हो जाती हैं, उसे कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा, और ना ही कोई घरेलू उपचार ठीक कर पाएगा। ये है कि जैसे मैंने कहा, अगर आपके 80% लंग्स सही सलामत है, हम उसे मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन जो खराब हो गए हैं उसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, लंग्स से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। पहली बीमारी है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस ही नहीं आ रहा। तो जैसा मैंने कहा, हम सांस तो ले पाते हैं, लेकिन लंग्स की वो एयर को फिल्टर करने की कैपेसिटी खत्म होती जाती है। लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं, जिन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं, उनकी या तो वो स्कार हो जाते हैं। स्कारिंग का मतलब है वो घिसने, खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अस्थमा अगर आपको एक बार हो जाता है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, सीओपीडी विच इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इस केस में भी यही होता है कि आपको एकदम से ऐसा लगता है, आपको एक, जैसे कहते हैं ना, अस्थमा अटैक आया है, एकदम से ऐसे लगता है कि आपकी सांस रुक गई है, या आपको खिंचाव हो रहा है, आपको सांस नहीं आ रहा है। सीओपीडी एक सीओपीडी एक दिन में नहीं आता है। ये आता है जब बरसों से आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक होकर, देखिए दो डिजीजेस होते हैं, क्रॉनिक और अक्यूट। अक्यूट डिजीजेस वो होते हैं जो अभी आए और 2-4 दिन में चले गए। क्रॉनिक डिजीजेस वो होते हैं कि जिन्हें आप सालों से कैरी कर रहे हैं। अगर आपको सालों से लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, तो वो इन टर्न एट द एंड बहुत बार सीओपीडी में चेंज हो जाती है। उसके बाद है निमोनिया, और देन है लंग्स कैंसर। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से, जैसे मैंने कहा, स्मोक से, एयर पोल्यूशन से होती हैं। बट लंग्स के लिए एक जेनेटिक फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है। अगर आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार में किसी को एलर्जी थी या एलर्जी है, आपके बड़ों को, जिनको 40-45 साल से कम की उम्र में है, तो वो आपके बच्चों में ट्रांसफर होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अब देखिए, अस्थमा में क्या होता है जनरली। अस्थमा में जो हमारे एयरवेज हैं, जैसे मैंने कहा, जो हमारे एल्वेओलिस हैं, वो स्वॉलन अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपको बार बार म्यूकस आ रहा है, और आपको छाती में बहुत ज्यादा हैवीनेस है, भारीपन है। सेकंड है सीओपीडी। जैसा मैंने फिर से कहा, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि अगर आप अपनी रिपोर्ट्स में कभी डिजीजेस को देखें तो आप समझ पाए कि कौन सा डिजीज किस प्रकार होता है। सीओपीडी, जैसे मैंने कहा, ये लंग डिजीज का ग्रुप ऑफ लंग डिजीजेज है, जिसमें ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, एयर फ्लो ब्लॉक भी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमें सांस लेना। निमोनिया में जनरली क्या होता है कि हमारी लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसी बैक्टीरिया के अटैक के कारण, किसी वायरस के अटैक के कारण, या फंगाई के अटैक के कारण, और हमारी लंग्स में हल्का सा पानी भर जाता है, तो हम उसको निमोनिया का नाम दिया जाता है। देन आता है लंग कैंसर। लंग कैंसर में क्या होता है कि हमारी लंग्स में जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है। वो 2 की जगह 20, 20 की जगह 20,000, 20,000 की जगह 20 लाख ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर। उसके बाद ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में जो एयर पैसेजेस होते हैं, जो ब्रोंकाइज होते हैं हमारी लंग्स में, वो स्वोलन अप हो जाते हैं। देन है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी, कुछ भी पल्मोनरी है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लंग्स। पल्मोनरी एडिमा का मतलब है हमारी लंग्स में अ, एक अजीब सा इम्बैलेंस सा पानी भर गया है। दैट इज व्हाट इट इज।
तो ये लंग्स के बारे में था कि लंग्स क्या हैं, लंग्स कैसे टॉक्सिक होती हैं और लंग्स के डिजीजेस क्या क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि 80% बीमारियों का इलाज हम घर में कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अस्थमा के पेशेंट बनकर आए और कहें जी अब हमें ठीक कर दो। पहली चीज है जो हम हमेशा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब रोग की शुरुआत होती है, जब भी रोग की शुरुआत होती है, हम तभी से अलर्ट हो जाएं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब रोग चरम सीमा पे पहुंच जाता है तब हम डॉक्टर को याद करते हैं, और जब रोग बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच जाता है तब हमें एलोपैथी की जरूरत पड़ती है। नेचुरोपैथी तब भी बहुत हेल्प कर सकती है, लेकिन जब डिजीज आप क्रॉनिक कर लेते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा से उस बीमारी को ठीक होने में उतना ही समय लगता है। एलोपैथी जो है वो आपको एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे देती है कि आपने कोई टैबलेट खाई और आपका डिजीज वहीं पर कंट्रोल हो गया। मगर हम क्या करते हैं, हम उस कंट्रोल में भी खुश हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी होगा हमने एक गोली खा ली हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमें इस बात की ये समझ होनी चाहिए, बीइंग ऑल ऑफ यू बीइंग योगिक्स, आपको ये धारणा मन में लेकर चलनी है कि अगर आपको कोई भी रोग लगता है, स्टार्टिंग भी किसी बीमारी की है, आप तभी अलर्ट हो जाएं और अपनी बीमारी पर तुरंत से आप इलाज शुरू करें। तो देखिए, जो लंग्स के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हम माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं। जैसे डीप पुश्ड लिप ब्रीदिंग, जिसमें हम जैसे हम शीतली और भस्त्रिका करते हैं, कि लिप ब्रीदिंग सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, कि हम नाक से ना सांस लेके लिप से सांस लें, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुलोम विलोम, जो बहुत ही लेमन टर्म्स की लेमन उसमें हम बात करेंगे, या उससे भी आसान, सांस लें छोड़ें लें छोड़ें। जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग एक लंग्स के लिए एक्सरसाइज है। अब देखिए, भगवान ने हमारी बॉडी में एक जनरल मैकेनिज्म लगाया हुआ है जो हर ऑर्गन की नेचुरल एक्सरसाइज रोज ही करा रहा है। आप ब्रीथ तो रोज ही करते हैं, तो लंग्स की एक्सरसाइज रोज में ही होती है। आप खाना रोज खाते हैं, तो आपके पेट की, आपके लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, आपके ब्लैडर की, सबकी एक्सरसाइज रोज होती है, क्योंकि हर ऑर्गन रोज कुछ काम कर रहा है। तो लेकिन जब आपको कोई बीमारी लगती है तो आपको उस ऑर्गन को ज्यादा अच्छे से उसको एक्सरसाइज करना है। तो नॉर्मली भी आप डीप ब्रीदिंग जब ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपकी लंग्स को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। सेकेंडली, स्टे हाइड्रेटेड। आपको हमेशा बहुत सारा पानी पीना चाहिए। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जिसे याद दिलाया जाए। बहुत से लोगों से जैसे हम पूछते हैं, तो लोग ये सवाल जवाब देते हैं कि जी हम पानी पीना भूल जाते हैं। अब आप सब लोग, अभी जैसे विंटर्स आएंगी, तो अगर आप ये कहें जी हमें पानी की प्यास नहीं लगती, तो दैट इज रॉन्ग। पर्पसफुली पानी पीना ही पड़ेगा। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, वो अपनी टेबल पे 1 लीटर की बोतल रख लो, और एक टारगेट बना लो कि मुझे ये दिन में 3 बॉटल्स खत्म करनी है। दूसरी चीज है, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो 1 से 2 ग्लास पानी तो आप सुबह उठते ही पीजिए, उषा पान जिसे हम बोलते हैं। तो आपका आधा 1 लीटर पानी तो सुबह ही हो गया। आधा 1 लीटर नहीं भी हुआ तो अगर आपने 1 ग्लास भी पिया, तो 250 ml पानी तो आपका सुबह ही हो गया। तो अगर आप 3 लीटर पानी की बात करें, तो पूरा दिन में रात तक 3 लीटर पानी पीना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम आजकल हमें उठते ही 5 बजे व्हाट्सएप याद चेक करना याद रहता है, इंस्टाग्राम चेक करना याद रहता है, लेकिन हमें अपने शरीर का ध्यान याद करना नहीं रहता है। तो ये चीज सोचकर चलें कि पहला सुख निरोगी काया, ये आप सबके हित में ही है। क्योंकि यदि आप एक बार डॉक्टर्स के चक्कर में फंस जाते हैं, तो पैसा भी खराब, समय भी खराब, और मानसिक तरीके से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि रोज में हम थोड़ा थोड़ा समय अपने आप को दें। दूसरी चीज है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। डाइट को, देखिए, आहार बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। आप चाहे एक शब्द में समझ लें, या चाहे आप 10 किताबें पढ़ के समझ लें, कि आपको जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया है उस रूप में खाना बहुत जरूरी है। और
कितना रेशो में खाना है, जैसा मैं अपने हर सेशन में आपको बताती हूँ। आपको किसी भी डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन भर। बेसिक फंडामेंटल ये है कि आप 80% कच्चा आहार खाएं और 20% पकवा आहार खाएं। लेकिन हमारी प्लेट उल्टी है, हम 80% पकवा आहार खाते हैं और कच्चा आहार हम बहुत ही कम खाते हैं। तो अगर आपसे 80 और 20% नहीं निपटा है ड्यू टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, तो कम से कम आप 50-50% इसको निभाएं कि जितना आप पकवा आहार खा रहे हैं उतना आप कच्चा आहार खाएं। मौसम थोड़ा सा अब ठंडा होने लगा है, तो आप में से कोई ये एक्सक्यूज के लिए रेडी ना रहे कि जी फल ठंडे हैं तो मुझसे नहीं खाए जाते, सलाद ठंडा है तो मुझसे नहीं खाए जाते। जब आपसे सर्दियों में आइसक्रीम खाई जा सकती है, तो फल और सलाद के लिए एक्सक्यूजेस ना दें। और जो लोग जेन्युइन भी हैं, तो हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें ठंड में मूली गाजर और ये सब धूप में बैठा कर खिलाते थे। तो अगर आपको ये लगता है कि आप धूप में भी नहीं बैठ सकते हैं ड्यू टू योर लाइफस्टाइल और वॉट एवर इट इज, तो कोशिश कीजिए फ्रूट्स और सैलेड्स आप दिन में खाइए। अगर आप सुबह नहीं खा सकते और रात में तो खाते ही नहीं है, तो दिन में खाइए। तो आपको कम से कम 50% का कोटा पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने सुबह पराठे भी खाए हैं, लेटस टेक एन एग्जाम्पल, कि अगर आपको लगता है कि मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं, तो आलू का पराठा अगर आपने एक खाया, तो उसके साथ आप थोड़ी सी छाछ ले लीजिए। अगर आप लंग्स के पेशेंट हैं, लंग डिजीज आपको है, तो छाछ आपको सूट नहीं करेगा, बट इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि हम आगे बीमार ही ना हो। तो अगर आपने पराठा खाया है, उसके आप साथ आप छाछ ले लीजिए और उसके साथ एक प्लेट सलाद ले लीजिए। तो पराठा जो है वो पकवा आहार हुआ, लेकिन छाछ और सलाद कच्चा आहार हुआ। तो आपने जितना पकवा आहार खाया उतना ही कच्चा आहार खाया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर नाश्ते में पराठा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पराठा लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात लगती है लोगों को, तो मैं इसलिए पराठे का एग्जाम्पल आपको स्पेशली दे रही हूँ कि अगर आपने पराठा खाया तो आप उसके साथ एक कटोरी चटनी खा सकते हैं, क्योंकि चटनी भी कच्चा आहार है। चटनी चटनी की तरह नहीं, सब्जी की तरह खाएं। तीसरी चीज है, आप नाश्ते में रोटी पराठा को छोड़कर आप दाल का चीला, पोहा, उपमा, उत्तपम ये खाइए। है तो ये भी सब कुछ फूड, लेकिन ये रोटी से बहुत कम गरिष्ठ है। दूसरी चीज है, जब आप ये सब चीजें खाएंगे तो इसके साथ भी आपको कच्चा आहार खाना पड़ेगा। लेटस से आपने दाल का चीला बनाया है घर में, तो आप उसमें बहुत सारी कच्ची सब्जियां डाल दीजिए, जो चीला सिकने के बाद उसके बीच में डालें, ताकि आपने जो पकवाहा और साथ में चटनी ले लीजिए। तो आपको मैं जस्ट सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे चीजें आप बैलेंस कर सकते हो। अब आप मान लो आपने नाश्ता 8 या 9 बजे किया, तो 11 बजे का आप समय रखिए कि जब आप फल खाएंगे। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो एक बॉक्स में फ्रूट काट कर फिर ले जाइए और वहां बैठकर खाइए। तीसरी चीज है, जब आपने लंच किया, लंच में आपने रोटी खाई सब्जी खाई, लेकिन रोटी सब्जी को लास्ट प्रायोरिटी दीजिए। पहले आप सलाद खाइए, फिर आप बिल्कुल ताजी दही ले सकते हैं जो आपने सुबह जमाई और दोपहर में खाई, और उसके साथ में जितनी जगह बचे पेट में उतना रोटी दाल चावल ले लीजिए। तो यहाँ पर भी हमने 50 और 50% को बैलेंस कर लिया। मतलब हमारे शरीर में एसिड और अल्कलाइन कंटेंट बैलेंस्ड है। अच्छा, अगर आपको सलाद खाकर या दही खाकर ऐसा लगे कि आई एम डन, तो जब मन सोचे खाऊं या ना खाऊं, तो हमेशा सोचे ना खाऊं। सिर्फ घड़ी देखकर और पेट भरने के लिए मत खाइए, लेकिन अपने खाने का समय निश्चित कीजिए। क्योंकि जब आपके खाने का समय निश्चित होगा ना, तो हमारी बॉडी में उसी अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। और अगर आपके शरीर को ये पता है कि 1 बजे रोज आप भोजन करते हैं, तो 12:30 बजे आपको हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और आप 1 बजे तक अपना भोजन जब फुल सेटिस्फैक्शन से करेंगे, तो आपकी शरीर की भी तृप्ति है और बॉडी में उसी अकॉर्डिंग हमारा डाइजेशन होता है। इसी तरीके से रात में कोशिश कीजिए अपनी डाइट में हाई फाइबर रखिए। दलिया ले लीजिए, बाजरे की खिचड़ी ले लीजिए, या फिर आप दलिये में दाल डालकर ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, सामक ले लीजिए। लेकिन रोटी सब्जी तीनों टाइम खाने का ट्रेंड ना बनाइए घर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पौष्टिक भोजन नहीं है। हाँ, अगर आपने सॉरी, अगर आपने रोटी मल्टीग्रेन चपाती की रखी है
और आप बहुत अलग वैरायटी ऑफ सब्जियां घर में बनाते हैं जो पूरी बिल्कुल सीजनल है, और साथ में आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ सैलेड लेते हैं, तो आप ले लेकिन अगर आप तीनों टाइम अलग अलग ग्रेन खाएंगे तो शरीर में अपने आप ही मल्टी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। तो आहार का हमारी दिनचर्या में आहार का और व्यायाम का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद आता है ग्रीन टी या जिंजर या टर्मरिक या काली मिर्च। ये चीजें हमारी इन्फ्लामेशन को कम करती हैं और म्यूकस को कम करती हैं। तो जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम रहती है वो जिंजर टी, अब जिंजर टी का मतलब क्या है, अब एक लेडी को खांसी और जुकाम हो गया, 4-5 दिन पुरानी बात है, और उसने क्या किया, सारा दिन चाय बना बना के अदरक कूट के चाय पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, हर बार चाय के साथ मट्ठी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, क्योंकि जी हमें तो जुकाम हो गया है, तो चाय तो हम पी सकते हैं। जिंजर टी का मतलब क्या है कि सिर्फ आपने अदरक उबालना है और थोड़ा सा आधा कप में अदरक उबाल के उसको थोड़ा सा ठंडा करके शहद मिलाकर उसको डिकॉक्शन की तरह पीना है। अगर आपको जुकाम खांसी लग गया है तो आप चाय पीने के लिए सर्टिफाइड नहीं हो जाते हैं, चाय पिए जा रहे हैं, बिस्किट खाए जा रहे हैं कि चलो गला तर हो रहा है, और अल्टीमेटली आप देखेंगे दिन में 5 या 6 चाय पीने के बाद भी आपके गले में वही खराश रहेगी। तो जब भी कोई बीमारी आती है पहली चीज है उपवास। अब उपवास हमें किस चीज पर रखना है ये इंपॉर्टेंट है। जब हमें लंग्स की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है हमें या तो जुकाम खांसी लगा है या हमें अस्थमा है, तो हम थोड़ी सी गर्म चीजों पर उपवास रखेंगे। जैसे कि हम सूप ले सकते हैं, हम गर्म पानी शहद ले सकते हैं, और हम कोई भी, अगर हमें लगता है कि हमारा इसमें काम नहीं चल रहा है, तो कोई भी पतली सब्जी घर पे बना के, जैसे आपने बिल्कुल पतली दाल बना ली, पतली घिया बना ली, सिर्फ उस पर, ये भी मैंने ज्यादा बताया है एज पर दी नेचुरोपैथी डॉक्टर। लेकिन क्योंकि लोगों को आदत नहीं होती उपवास करने की, उन्हें ऐसा लगता है ओहो कुछ खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं, वो मानसिक तौर पे सोच सोच के ही हमें कमजोरी आ जाती है। लेकिन बिलीव में, अगर आपको कोई रोग आया है और अगर आपने एक दिन का भी पूरा उपवास रख लिया सुबह से शाम तक, तो आप अगले दिन ये देखेंगे कि आपकी बीमारी आधी हो गई है और नहीं तो खत्म भी हो गई है। तो अगर आप सुबह उठे और आपको लगे आपका नाक बह रहा है, डिसाइड कि आपने आज फास्टिंग करनी है, कुछ भी ऊट पटांग नहीं खाना है, इनफैक्ट कुक्ड भी कम खाना है, बिल्कुल प्लेन ब्लैंड फूड खाइए, दैट विल हेल्प। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल रहता है कि विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में इनफ नहीं है तो हमें रोग बहुत जल्दी लगते हैं, चाहे वो शरीर का दर्द हो, चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो विटामिन डी, अब देखिए विटामिन डी का सबसे और अच्छा सोर्स तो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन बी 12 नहीं होगा, तो हमारा शरीर विटामिन डी को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपको मौका मिले, आप अगर अपने ऑफिसेज में भी हैं तो दिन में भी जब भी समय मिले, कोशिश कीजिए बाहर एक छोटा सा ग्राउंड पे ब्रेक पे चले जाएं, 15 से 20 मिनट धूप जरूर लगाएं। सुबह की धूप लगती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर सनलाइट आपकी बॉडी को लग जाती है तो आपकी बॉडी को बीमारियां वैसे भी बहुत कम होती हैं। दूसरी चीज है कि अ, जो विटामिन बी 12 है, वो भी आजकल लोगों को बहुत शौक है विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स खाने का। एक बहुत ही अच्छा देसी उपाय है इसका कि दही में आटा गूनिए, उसको गूंद कर रख दीजिए, जैसे आप भटूरे का आटा लगाते हैं, तो दही में आटा गूंद कर उसको रख दीजिए, उसमें खमीर जब उठ जाता है, थोड़ा सा आटा खट्टा हो जाता है, तो उसकी रोटी बनाकर खाइए। दिन में 2 रोटी खाएंगे तो आपकी बॉडी में बी 12 की डेफिशिएंसी बिल्कुल 100% पूरी हो जाएगी। डू इट फॉर 8 to 10 days, और आपकी बॉडी में ये बिल्कुल एक नेचुरल तरीका है विटामिन बी 12 को पूरा करने का। विटामिन बी 12 अगर आप पूरा है, विटामिन सी जरूर साथ लीजिए, दिन में 1 नींबू रोज पीजिए। अच्छा, बहुत लोगों की शिकायत है कि जी नींबू पीने से हमारा गला बैठ जाता है। अब किसी ने आपको ये नहीं कहा कि नींबू पानी बिल्कुल खट्टा करके पीजिए। आप नींबू पानी 1 नींबू पीजिए, चाहे उस 1 नींबू को दिन में 4 बार डिवाइड कर लीजिए, वी डोंट माइंड, लेकिन 1 से 2 नींबू रोज दिन में जाने चाहिए। आपने पानी पी रहे हैं, 2-4 ड्रॉप उसमें डाल लो और पी लो, फिर दोबारा पानी पियेंगे, 2-4 ड्रॉप डाल लीजिए, पी लीजिए। सलाद खाएंगे, उसी नींबू में से 2-4 ड्रॉप सैलेड पे डाल लीजिए, खा लीजिए। तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड
कि आपके गले को तो कोई भी खटास फील हुई ही नहीं। दूसरी चीज है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लोगों को ये भी भ्रम है कि जो नींबू पानी से पीने से जोड़ों में दर्द हो जाता है। जोड़ों में दर्द बिल्कुल होता है। हमारे यहाँ एक एक लेडी थी जिसको ये आदत थी कि जब तक उसके घर की मेड्स नहीं चली जाती वो खाना नहीं खाएगी। तो वो क्या करती थी, सुबह 6, 6:30 बजे 2 लीटर के जग में नींबू पानी बना लेती थी, और दोपहर के 11 बजे तक वो 2 लीटर नींबू पानी पीती रहती थी। तो नींबू पानी, उस 2 लीटर पानी में वो 5 या 6 नींबू ब्लाइंडली निचोड़ लेती थी। 5, 6 नींबू वो 12 बजे तक पी जाती थी। तो अब आफ्टर 6, 7 ईयर्स उनको जॉइंट्स पेन की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गई है। तो हमें ये समझना है कि प्राकृतिक चीजों को भी हमें एक तरीके से इस्तेमाल करना है। तो नींबू पानी पीने का तरीका भी यही है कि दिन में 1 से 2 नींबू आप जरूर लें। आप एक चीज लेते हैं तो वो बॉडी में दूसरी चीज को सपोर्ट करती है। जैसे हम कहते हैं हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, बच्चों का अपना रोल है, बड़ों का अपना रोल है। ऐसा नहीं है कि घर में अगर कोई नहीं कमा रहा तो उसका रोल नहीं है, या जो कोई कमा रहा है उसका ज्यादा रोल है। घर में हर मेंबर का अपना रोल होता है। ऐसे ही बॉडी में हर न्यूट्रिएंट का अपना रोल है, वो दूसरे न्यूट्रिएंट को सपोर्ट कर रहा है। सॉरी। उसके बाद आता है लोकल स्टीम। जैसे अगर आपको खांसी जुकाम कुछ लग जाता है और नहीं भी लगता, तो एक एज अ प्रैक्टिस घर में ये बना लीजिए कि हर दूसरे तीसरे दिन हमने स्टीम लेनी है। आप स्टीम का जो पॉट होता है, जो स्टीमर होता है, या पतीले में जैसे स्टीम ले लेते थे, कभी सफेदे के पत्ते डाल के स्टीम ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। कभी अजवाइन डाल के स्टीम ले सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी नाक खुली है। और नहीं तो जल लेती, आई होप आप सब लोगों को आती होगी, वो आप कर सकते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट आपको अपने लिए छोड़नी है, किसी और के लिए नहीं छोड़नी है। तो डरिए, लंग्स के डिजीजेस से डरना बहुत जरूरी है। उसके बाद है विटामिन रिच फ्रूट्स। जो जिन फ्रूट्स में विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गाजर हैं, जो हमारे लंग टिश्यू को बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती हैं। अभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम है, गाजर का जूस, गाजर आने वाली है, तो गाजर खाइए या गाजर का जूस पीजिए, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। उसके बाद है बेरीज और एप्पल्स, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हर्बल टीज जैसे मैंने आपको कहा। टमाटोज बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो आप टमाटो का सूप भी पियेंगे, क्योंकि टमाटो में लाइकोपीन होता है। वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो लंग्स की इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा कम करता है। टमाटो सूप जो है वो हमारे लंग एयरवेज के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद एप्पल्स, जैसे मैंने कहा, एप्पल्स जो है वो हमारे लंग फंक्शन को प्रमोट करते हैं। और बहुत ही बेसिक चीजें, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है या कुछ है, तो आप हल्का सा देसी घी में अजवाइन जलाइए, छाती पर लगाइए, ढकिए और सो जाइए। दूसरी चीज है हॉट ट्रंक बाथ। एक तरीके का टब आता है जनरली, मतलब आप कुछ नेचुरोपैथी थेरेपीज भी ले सकते हैं, किसी किसी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाकर लंग्स डिटॉक्स भी करा सकते हैं। उसमें जनरली आपको हम एक टब में लेटाते हैं, जिसमें पानी आपकी चेस्ट पर और स्पाइन पर रहता है। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी, विच इज कॉल्ड हॉट ट्रंक बाथ। तो वो आप ले सकते हैं, चेस्ट की मसाज कर सकते हैं। नसम, शायद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, नोज में ऑयल डालिए और इस पूरे एरिया की मसाज कीजिए। उससे आपका पैस एयरवेज जो है वो खुला रहेगा, पैसेज खुला रहेगा, और आपके लंग्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप आई हैव गिवन यू इनफ ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जरूर जरूर, थैंक यू। बहुत सुंदर आपका सेशन रहता है और काफी अच्छी जानकारी दी आपने लंग्स के बारे में, क्योंकि अभी तो जो मौसम हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। यदि आप 1 घंटा बाहर रहते हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी इंस्टेंट जो दिल्ली में रह रहे हैं वो लोग जब बाहर रहते हैं 1 घंटा या 2 घंटा, तो उनको घर में आते ही क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और या जाने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एक लाइन पर आप इसको थोड़ा सा। देखिए, वैसे तो हमारी कैपेसिटी बॉडी की ऐसी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारा शरीर उसको उसी वातावरण के हिसाब से वो कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन गर्म पानी पीना, जाने से पहले गर्म पानी पीजिए।
और अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा आसपास एयर पॉल्यूटेड है, आप बहुत लाइट सा मास्क लगा कर जा सकते हैं, जिससे जो बेसिक जो उड़ने वाले इनहेलर्स हैं वो हमारी अंदर ना जाएं। और आने के बाद आप एक कोशिश कीजिए, एक जिंजर टी या एक गार्लिक टी को पी लें। गार्लिक टी और जिंजर टी का मतलब फिर वही है, हल्के से अदरक के पानी को उबाला और फिर उसमें शहद डालकर पी लिया। वो एक अ, बहुत शॉर्ट टर्म लंग्स डिटॉक्स है, उसे कर सकते हैं। क्या नाक पर तेल या कोई ऑयल लगाना ठीक रहता है? नाक में तेल तुरंत लगाने बहुत बार क्या होता है, जैसे आप लोग वॉक करते हैं तो अगर आप आएंगे तो आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता है यहाँ से नाक सूख गई है, ऐसा होता है। यहाँ से ऐसा लगता है अंदर से नोज बड़ी ड्राई हो गई है। तो आप जाने से पहले 3-3 4-4 ड्रॉप ऑयल की डालकर जाएं तो बहुत अच्छा है। उससे आपका पैसेज खुला रहेगा और आपको चोकिंग नहीं होगी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये आजकल जो प्यूरिफायर बहुत यूज हो रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन के कारण से, इनको यूज करने का किस किस तरह से इनको यूज करना चाहिए, दिन में, रात में, या कैसे, मतलब कितना यूज करना चाहिए? आप जो घर में प्यूरिफायर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो लोगों ने घर में लगाए हैं? जी। देखिए वैसे मैं तो इन चीजों के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि जो एयर प्यूरिफायर्स होते हैं वो भी, उसमें भी इंड्यूस्ड कुछ पार्टिकल्स ही होते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिनके घरों में एयर प्यूरिफायर्स हैं और उनको उससे भी बहुत ज्यादा चोकिंग हो जाती है और दे फील कि बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। तो एयर प्यूरिफायर्स जनरली देखो वो यूज करें जो बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आसपास का AQI बहुत हाई है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा आपको अनिल जी, कि हमारा हमारा शरीर ऐसे बना है कि लंग्स जो है वो एक नेचुरल प्यूरिफायर है, जो आपकी, क्योंकि हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो हमारी लंग्स एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, तो हम सिर्फ हवा ले रहे हैं। तो जो भी आप हवा लेंगे, लंग्स जो है वो एक नेचुरल तरीका है उसको प्यूरिफाई करने का। पर हमने क्या किया, हमने बाहर भी प्यूरिफायर्स लगा लिए हैं कि बाहर हवा प्यूरिफाई होकर आए। तो हमें रादर देन एक्सटर्नल प्यूरिफायर्स, हमें, जो मैंने कहा कि हमें लंग्स के प्यूरिफायर्स को यूज करना चाहिए इंटरनली, कि हमारी लंग्स स्ट्रांग रहें। क्योंकि आप अपने घर में एक सीमित समय के लिए हैं, जब आप बाहर जाएंगे, गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी और वातावरण में जा रहे हैं, तो आप हर जगह इनकी आदत नहीं डाल सकते। अब होता क्या है, जब घर में लंग प्यूरिफायर्स लग जाते हैं तो हमारी एक मेंटली हमें एक वो फील होता है, स्टेबिलिटी फील होती है कि हम कुछ बेहतर हैं, शायद कुछ हैं। ये जो एयर प्यूरिफायर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये उन लोगों के लिए आया था जिनके घर में बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा बीमार थे, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो हमने उनके लिए घर में ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना था कि उनको ऐसा लगे कि बाहर से आने वाली हवा जो है वो थोड़ी हल्की है, कि उनके लंग्स को कम काम करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो ये एक आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड चीज नहीं है। बाकी सबका अपना अपना एक पर्सनल चॉइस। नॉट रिकमेंड कि आप एयर प्यूरिफायर्स भी घर में लगाएं। थैंक यू। नेक्स्ट विशाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार मैम। तो अभी जो ये कोल्ड एंड कफ वाला सीजन चल रहा है, तो इसमें जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 1 साल का है चाहे वो 2-3 साल के हैं, उनको भी कोल्ड कफ हो जा रहा है, तो उनको कैसे ये जो है नेचुरोपैथी के थ्रू या घर के। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको ये मानकर चलिए कि कोल्ड कफ जो है वो हर सीजन में होगा। सीजन में ही नहीं, हर जैसे ठंडी हवा भी चली तो उनको होगा। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका शरीर बहुत कमजोर होता है। तो पहली चीज है कि एक तो आप नाक में तेल डालने की प्रैक्टिस फिक्स रखिए कि आपको करना है। नंबर 2, आप ये कोशिश कीजिए कि बच्चे को जब आप नहलाते हैं तो किसी बाल्टी के अंदर बैठा दें। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने जब अपने बच्चे बड़े किए हैं, तो उनकी शुरुआत ही ऐसी होती थी कि एक गर्म पानी का टब भरा होता था और वो उन्हें उसमें बैठा दिया जाता था 15 से 20 मिनट के लिए, और उनकी छाती का सेक कर दिया जाता था, जिसे हम कटी स्नान बोलते हैं।
और छोटा बच्चा 1-2 साल का बच्चा तो एक बड़ी बाल्टी में भी आ जाता है। तो आप उसको अगर उसमें बैठाएंगे ऑन द रेगुलर बेसिस और उसको खूब गर्म पानी से, मतलब जितना उसको बेरेबल है उससे सेक देंगे छाती का, तो उसके फेफड़े जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तीसरी चीज है, एक बहुत अच्छा सिरप आता है अमृतारिष्ट, द्राक्षासव और अमृतारिष्ट। ये 2 सिरप ऐसे आते हैं जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बेटर होती है। द्राक्षासव तो बना ही किशमिश से है, और अमृतारिष्ट भी एक हर्ब से बनता है, जिससे बच्चों में जो खांसी जुकाम बार बार होता है वो होगा ही नहीं। बच्चों की इम्यूनिटी बेटर हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम इतना कुछ खाने को नहीं दे सकते हैं जितना उसके शरीर को चाहिए। बढ़ते बच्चों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। पहले तो मदर फीड होता था, तो बच्चों को सब कुछ मिल जाता था, बट अब मदर फीड नहीं है, आर्टिफिशियल फीड पे बच्चे पल रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इन 2 सिरप के साथ बहुत ही वंडरफुल है कि जब आप ये बच्चों को देंगे तो वो लॉन्ग इलोंगेटेड टर्म तक उनको नहीं होगा। चौथी चीज है कि बच्चों को कोशिश करो एक बार छाती का, अगर आप किसी कारणवश टब में नहीं बैठा पाते हो कुछ हो, तो गर्म पानी की बोतल से उनकी चेस्ट को सेक दो, दिन में 1 बार से 2 बार। वो बहुत हेल्प करेगा आपको। और ये जो ऑयल आपने बोला नाक में डालने के लिए, कौन सा ऑयल? ये आप बादाम रोगन डालिए, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा लगेगा, वो नाक में जलता है। बादाम रोगन बड़ा न्यूट्रल ऑयल है, वो नहीं लगता है, वो डाल दीजिए। पर्पस ये है कि हमें लुब्रिकेट करना है नोज को। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी, आप अपना क्वेश्चन लीजिए। नमस्कार नमस्कार मैम, मैं अशोक झा नमस्कार दिल्ली मनीषा से जी, हूँ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम। आप तो एक लिविंग बहुत एग्जाम्पल है लोगों के लिए। मैडम, सब कुछ सर से सीखा एनकेएस से, और आपने जो टिप्स बताई मैं उनको अभी तक फॉलो कर रही हूँ, और एक तरह से एक एम्स में भी एग्जाम्पल ही हूँ। नेचुरोपैथी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसी से ही बिल्कुल चल रही बिल्कुल, हूँ। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैम, मेरे 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्या, हम्म। जैसे हम कहते हैं कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा गर्म पानी पीने से क्या ड्राइनेस आती है, या देखो, हमें ना गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ये लोगों ने एक भ्रम बना लिया है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि अगर मेरे लिए गर्म पानी इतना जरूरी होता, तो क्या भगवान नल में गर्म पानी नहीं देता? जो वो परम पिता परमेश्वर बैठा है ना ऊपर, उससे ऊपर कोई नहीं है। प्रकृति ने हमें सब कुछ वो दिया जो हमारे लिए उस ऋतु में जरूरी है। अब मूली को कहते हैं ठंडी है, पर वो सर्दी में आती है ना, इसका मतलब वो हमारे लिए जरूरी है, तभी वो सर्दियों में वो उगती है। तो गर्म पानी पीना हमारे लिए कभी भी आवश्यक नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से एक हवा चलती है और सब में वही हवा फैल जाती है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी जनरली उन लोगों के लिए कहा गया था, और वो भी सी कंडीशनल, कि अगर मुझे बहुत ज्यादा खांसी जुकाम है तो मैं 2 दिन गर्म पानी पी लूं, या अगर मेरी छाती बहुत भारी है तो मैं 2 दिन गर्म पानी पी लूं, या कोई बहुत बड़ा बूढ़ा है जिसको ठंडा पानी पीते ही नजला जुकाम आ जाता है, तो वो कुछ दिन छोटे छोटे एपिसोड्स में गर्म पानी पी ले। बट हमने क्या किया, हमने सारा ही दिन गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि अगर आप गर्म पानी बहुत ज्यादा पिएंगे या पूरा दिन पिएंगे, आपको ऐसा लगेगा आपका पूरा सिस्टम ड्राई हो गया है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मैम, मैंने इसका सब्स्टिट्यूट देखा कि मैं 2 घंटे के लिए चार्ज कर लेती हूँ नॉर्मल बॉटल को। इस तरह से बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी हुई हैं। तो जैसे कहते हैं चार्जिंग पानी को, इसमें कैल्शियम चैनेट, तो क्या हम होल डे चार्ज्ड पानी को पर पी पी लेना सकते चाहिए हैं, हमें? पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। बट ये ना हो ठीक कि है, हम उसको एक एक महीना पिए। ठीक है, ठीक है, पी सकते हैं। ठीक है। मैम, एक क्वेश्चन ये है कि नींबू, जैसे घर में बोला जाता है कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर मैं तो मेरी तो हैबिट में है नींबू विद उसका छिलका, उसको मैं ग्रिट करके छिलके समेत लेती हूँ। तो मम्मी नहीं लेती हैं, तो उनको मैं कि अगर अदरक की चाय बनाई, उसको बॉईल कर लिया एक बार नींबू डाल के, तो उनका मिथ भी खत्म हो गया, तो इससे प्रॉपर्टीज उसकी बहुत ज्यादा हमारी रिड्यूस हो गई क्या?
नहीं नहीं, नींबू की प्रॉपर्टीज रिड्यूस नहीं होती। वैसे नींबू को हम, आपने जैसे अदरक की चाय बनाई, उसको उबाल के नींबू ऊपर से निचोड़ लीजिए, क्योंकि उबाल के भी आप उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उबाल के कुछ उसका खट्टापन कम हो जाएगा या उसकी तासीर कम हो जाएगी। जैसा मैंने कहा ना, उसको इतना मत निचोड़ो कि आपकी मम्मी को लगे कि वो बहुत खट्टा है। लोग उस खट्टेपन से डरते हैं और उन्हें लगता है दांत खट्टे हो गए, गला खट्टा हो गया। तो ऊपर से 2 ड्रॉप्स निचोड़ दो। ठीक है। और मैम जैसे आपने कटी स्नान बच्चों के लिए बताया, तो क्या, जैसे मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करती हूँ, ठंडा गर्म का सेक कर लिया चेस्ट पे जो मेरी प्रॉब्लम, हम्म। तो क्या उसके लिए मेरी मदर ने एक पैड बना के दिया जिससे मैं अपने लंग्स को सेव करूं? और हम लोग भी क्या गर्म पानी की बोतल से इस एज में भी अबव 50, हमें वही चीज भी कारगर है हमारे लिए भी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। गरम ठंडा सेक तो ब्लड का सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो आपको हमेशा, मतलब अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, अब सर्दियां आएंगी, तो जिन लोगों को भी लगता है कि हमें खांसी जुकाम हो सकता है या होगा, तो वो एक प्रैक्टिस कर लें। अगर आपसे ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि इस मौसम में ठंडा कई बार नुकसान दे जाता है, तो सिर्फ अपनी चेस्ट पर गर्म पानी की बोतल रख कर सो सकते हैं। 5-6 दिन 7 दिन लगातार रखकर सोए, चेस्ट को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, आपको वो खांसी जुकाम वाली नौबत ही नहीं आएगी। और जिन ठीक है बड़ों मैम। का शरीर वीक है वो लोग भी अमृतारिष्ट और द्राक्षा सब ले सकते हैं। बड़ों में भी ये बहुत हेल्प करता है। बस क्वांटिटी का फर्क हो जाता है। अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो 1-1 चम्मच, छोटे बच्चे को दे रहे हो, और जब बड़े लेते हैं तो 4-4 चम्मच विद वाटर, दिन में 2 बार खाने के बाद। ठीक है। मैं जैसे, मेरे को टचवुड कोल्ड कफ वगैरह कुछ नहीं होता है, मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ अपना। तो क्या मुझे फिर भी प्रिकॉशनरी अमृता रेस्ट और दृक्षा विक्स रखना चाहिए अपनी डाइट में? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मनीषा जी। एक अच्छी डाइट लीजिए, वो इनफ है। आपकी बॉडी थोड़ा सा ये है कि आपने बहुत कुछ सफर किया है लाइफ में, बहुत एक्सट्रीम सफर किया है जो शायद लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप सिर्फ अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आप एक बहुत अच्छा आहार खा पा रही हैं और आपको डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो इनफ है। उसके अलावा जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मैम टमाटर को लेकर है कि टमाटर एसिडिक होता है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं बहुत ही कम लेती हूँ टमाटर, या तो रॉ लेती हूँ और या उसको भून के कंडे पे हम्म। या गैस पर। तो क्या ये सही है कि टमाटर एसिडिक होता है? टमाटर एसिडिक उन लोगों के लिए होता है जिनकी बॉडी में एसिड ऑलरेडी है। लेकिन टमाटर हम्म। एसिडिक ऐसे नहीं होता है। यस, उसका नेचर थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी खाएगा तो उसको एसिड बनेगा, नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, मेरी यो बहुत सारी वेलकम। क्वेरीज। अच्छा लगा आपको देखकर। जी शालू जी नमस्कार। नमस्कार। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर प्रोफेसर केसी वर्मा भिवानी से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं भी कफ कोल्ड के दौर से गुजरा और कई हम्म। काफी अनुभव अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट भी किए, अनुभव भी किए। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो लगा कि तुलसी का चाय, तुलसी की चाय कह लो बिल्कुल या बिल्कुल। बॉईल करके काढ़ा कह लो, उसके माध्यम से विद इन वन डे मेरा जो बलगम जमा हुआ था वो लूज हो गया। वो आराम से बाहर आ गया। बिल्कुल अच्छा पॉइंट आपने बताया। तुलसी की चाय बहुत अच्छा काम करती है। तुलसी में कुछ लोग गिलोय भी डाल लेते हैं कि फीवर ना हो, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। फीवर हो तो उसमें डालना चाहिए। हाँ जी। दूसरी एक बात आपने बताई कि हमें सांस स्लिप से लेना चाहिए। और नहीं। जब हम सांस मुंह से लेते हैं, मुंह से जब सांस लेते हैं, कईयों की नाक बंद हो जाती है, वो भी मुंह से सांस लेना ही पड़ेगा उनको। तो हमारा जो नेजल पैसेज है, इसके माध्यम से जब ऑक्सीजन जाती है तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ही हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट रखता है, क्योंकि एंडोथेलियल सेल जो उसके अंदर बनते हैं वो ब्लड के फ्लो को सही रखते हैं। तो इसमें एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं, तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो कम पैदा होगा उसका डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी? नहीं 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 सर, मैं ये नहीं कह रही कि हमें लिप से सांस लेना चाहिए। मैंने आपको उस कंडीशन में कहा कि अगर हमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की या कुछ की, तो हमें लिप ब्रीदिंग की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हम लिप से भी ब्रीद करें। सांस तो हमेशा नाक से ही लेंगे, क्योंकि वही सही माध्यम है
और वही एक एनाटॉमिकली सही तरीका है। लेकिन जब कई बार बहुत ज्यादा सांस उखड़ता है तो लिप ब्रीदिंग हमें बहुत बार इंस्टेंट रिजल्ट दे देती है। दैट इज व्हाट इट इज। ऐसा नहीं है कि हमें लिप से ब्रीदिंग करनी है, हो सकता है मैंने मेरे कहने से ऐसा लगा हो, बट यू गॉट द राइट पॉइंट। सांस तो नाक से ही लेना है, बट लिप ब्रीदिंग से उस वक्त कई बार रिलीज रिलीज जैसे वो व्यायाम करते हैं तो तुरंत थोड़ा सा इंसान रिलैक्स हो जाता है। और एक ये पट्टी, ठंडी गर्म पट्टी चेस्ट पे लगाने से भी इसमें फेफड़ों में लाभ मिलता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। हाँ, ठंडी गर्म पट्टी जो आप गर्म ठंडी लपेट कह रहे हैं ना? हाँ, लपेटी की बात कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ, वो चेस्ट पे लगाने से ब्लड वो वेसल्स जो है हमारे लंग्स के, वो बिल्कुल चेस्ट एक्टिवेट पैक होते जिसको हम बोलते हैं, हाँ, हैं। वो यस, बहुत वो काम बहुत। करती है। शायद इस कक्षा में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिनको नेचुरोपैथी की थेरेपीज के बारे में बताए, इसलिए मैंने इनको लपेट के लिए बहुत ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो रिलेट नहीं कर पाते कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं, इन जनरल मैंने हाँ, सुना और प्रयोग भी किया। इन जनरल 3 बिल्कुल लपेट जो काम है करती है जी, हाँ जी, गले में, हम तो चेस्ट बनवाते पर हैं। या स्टमक पर लगाने से, रेगुलर लगाने से भी, बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल लगाने से, आप अपना काम करते रहिए, लपेट लगा लीजिए, तो बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल उनको कितना रिलीफ, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू वर्मा जी। हमारे कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। यस कर्नल साहब। मेरे ख्याल सेकेंड या थर्ड टाइम शालू जी को हम सुन रहे हैं और बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक दो चीजें, जब एज बढ़ती है तो लोगों के दांत गिर जाते हैं और उनको सैलेड खाना जो है जरा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये याद किया था और सबको यही बताता हूँ कि उसका आप मिक्सी में सबको मिक्स करके और मिक्सी में डाल करके आप उसका जूस बना लीजिए, और जो रिजिडुअल रह जाता है उसमें फिर भी रह जाता है, उसकी चटनी, जो चटनी की आप बात कर रही थी, उसको मिला करके कुछ और उसमें डाल दीजिए और उसकी चटनी जो है दोपहर को लंच के साथ खाइए विद some raw food and all, whatever you want. So बिल्कुल that is one. Second thing, डॉक्टर साहब, ये नींबू अंडर क्रिटिसिज्म बहुत जोर शोर पे है आजकल कि जिसको भी अगर आर्थराइटिस वगैरह है, नींबू अवॉइड करें। नींबू नहीं, आई से खट्टी चीजें ना, खट्टी चीजें में एक दिन एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नींबू खट्टा होता है लेकिन आंवला खट्टा नहीं होता, उसकी तासीर कुछ ऐसी क्वालिटी आई। तो आई डोंट नो, उस पर थोड़ा हम क्लेरिफिकेशन आई गई कि क्या नींबू और आंवला में बहुत डिफरेंस है कि नींबू नहीं खा सकते लेकिन आंवला खा सकते, खट्टा तो दोनों ही लगते हैं। दैट इज सेकंड। थर्ड क्वेश्चन ये है कि मॉर्निंग में जो फास्टिंग वगैरह की जो बात हो रही थी, जो मैंने ट्राई किया है सिंस लास्ट अबाउट 2-3 मंथ, कि सुबह तो वैसे भी हम पानी वानी पी लेते हैं और ये जो जूस है उसको हम 10:30 के करीब, जब मैं आ जाता हूँ जिम वगैरह से, तो तब लेता हूँ, और केवल लंच के टाइम में से 70% रॉ और 30% कुछ मे बी चावल या कुछ रोटी वगैरह खा लेते हैं, बाकी शाम को एक खाना खाते हैं, उसमें भी ये हम ट्राई करते हैं। मनीषा जी से हम जरा उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, इफ आई कैन गेट द नंबर। दीज आर द थिंग्स, अगर आप हमको इसके बारे में बता दें तो बहुत अच्छी बात है। श्योर सर। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि नींबू खट्टा है लेकिन हमें फिर भी लेना है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो लेडी जो एक जग नींबू भर भर के नींबू पानी बना लेती थी और वो पीती थी। हमारा सिर्फ नींबू सिर्फ तभी नुकसान करता है जब आप उसको एक्सेस में लेते हैं। अर्थराइटिस का मतलब है कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई है। तो टिस जब भी किसी बीमारी के आगे लग जाता है तो इसका मतलब है स्वेलिंग हो गई है, बीट ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस, कुछ भी और बीमारी है। तो जो जो भी खट्टी चीज है उनमें थोड़ा सा एसिड ज्यादा होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि उसको मत लीजिए। मत लीजिए का मतलब है लोग कौन है कहने वाले, क्योंकि हमारे देश में तो सभी डॉक्टर हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा लेने का मतलब क्या है कि आप 5, 6, 7 नींबू मत लीजिए। जैसा मैंने कहा आपको, को जरूर लेना है, क्योंकि नींबू लेंगे तो विटामिन सी बॉडी में मिलेगा। दूसरी चीज है
आंवला। आंवले में नींबू से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी होता है, और वो भी अल्कलाइन हो, वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है और खट्टा होता है। ऐसा नहीं है कि आंवला और नींबू का हम ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो कम खट्टा है, ये ज्यादा खट्टा है। आंवला थोड़ा सा कसैला होता है टेस्ट में, बट वो भी एक हल्क लाइट एसिडिक फूड ही है। अब ऐसे आप ऑरेंजेस को ले लो, कीवी को ले लो, सब में खटास है। लेकिन खट्टी चीजें किसी बीमारी में 100% बंद हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं, जो आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसकी क्वांटिटी कितनी लेते हैं। एक नींबू पूरा दिन में लेने से आपका कोई भी किसी भी तरीके से आपका पेन नहीं बढ़ेगा, ये हमारा भ्रम है। हम हमारी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, हम टिक्की खा लेंगे, टिक्की में दही डाल के खा लेंगे, चाट पकौड़ी खा लेंगे, दही भल्ले भी खा लेंगे, पर हम नींबू से डरते हैं। मतलब जनरली लोगों का ये रहता है। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा ना कि चाय तो दिन में 10 बार पी लेंगे अदरक वाली, लेकिन हम अगर अदरक का पानी कहेंगे तो वो नहीं पी पाते हैं। तो हमें वो चीज थोड़ा सा इंटेलिजेंटली समझनी है कि नेचुरल फूड कभी भी हमें नुकसान नहीं करता। यस, छाछ और लस्सी जो वायु कारक चीजें हैं वो हमें नुकसान करेंगी। वी शुड लर्न टू टेक देम इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, बट लेना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका टाइम भी एक्चुअली मैं, आपने कहा था कि मैं 7:40 तक ही रुक पाऊंगी। किसी का कोई शॉर्ट में कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। और दूसरा, एक जो अभी कर्नल साहब ने कहा किन्हीं का परिचय के लिए, यदि वो खुद ही अपना आधे मिनट में अपना परिचय दे दें तो। क्या नाम था लेडी का? राम जैसम। जी, मनीषा एक गुप्ता मिनट में। जी, हाँ मनीषा जी, मनीषा जी आप अपना परिचय दीजिए। मैम। मैम जैसे परमिशन दें, जैसा आप सभी कहें। ठीक है। सबसे हाँ पहले जी तो मनीषा जी। मैं सुमेर सर का, एनकेएस में जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शालू मैम का इतना धन्यवाद है कि बहुत कुछ सीखा है। और जबकि इनका नाम आता है ना तो एकदम चेहरे पे हंसी आ नहीं, जाती है। मैं 2000 ये धन्यवाद भी बहुत ज्यादा करती हैं, बट ये बहुत ही डेडिकेटेड लेडी हैं। मैं 2008 में मुझे चैलेंज आया था, डेस्मोप्लास्टिक स्मॉल सेल राउंड ट्यूमर, चेस्ट वॉल पे 16.5 सेंटीमीटर। कैंसर से भी जो एडवांस होता है, सार्कोमा डिटेक्ट हुआ था। तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, क्योंकि जब क्रोनिक डिसीज हो जाती है तो उसमें ट्रीटमेंट लेना ही है। ट्रीटमेंट लिया, 37 कीमोथेरेपी हुई मेरी। और जब मुझे ब्रेक दिया तो इम्प्लीमेंट तो कर रही थी, मगर फिर मैं उस ब्रेक में मैम के पास गई थी। तो मैम ने जो मुझे वहां पे ट्रीटमेंट दिया, जिसमें ठंडी लपेट और एनिमा, मड पार्ट, ये सब दिया, और मसाज से मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हो गया था कि मेरा 3 मंथ्स, क्योंकि जो सार्कोमा का पेशेंट होता है उसका मैलिग्नेंट मेरा डिडक्ट हुआ था, तो वो बहुत जल्दी इंक्रीज करता है। और यूनिवर्स ने मुझे ब्रेक दिलवाया। तो डॉक्टर ने 3 मंथ्स का किया। इस तरह से करते 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 आज सभी की विशेष से मैं 5 इयर्स से विदाउट एनी मेडिसिन मैं बहुत अच्छे से सरवाइव कर रही हूँ। और उन चीजों को मैंने अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है। 5 एलिमेंट्स है, सर्केडियम क्लॉक है, और डाइट है। इन सब में इस तरह से बैलेंस किया कि भाई जो उसको पूरे भाव के साथ, मतलब कि कहते कर तो रहे मगर ज्ञान नहीं है। तो पढ़ा नेचुरोपैथी सर के अंडर, मैम के अंडर रह के नेचुरोपैथी योगा का कोर्स किया 3 इयर्स का, क्योंकि अपने डॉक्टर खुद बनिए। अब मैं कहती हूँ मनीषा गुप्ता इस आत्मा की पेशेंट है। मैं खुद ही मैडम से सजेशन ले लेके और सर के पास चली जाती हूँ जब मुझे लगता है कुछ पूछना है। तो वो लोग मेरे को बताते हैं, उसको मैं ईमानदारी से, मैं आई प्रेज माई सेल्फ कि मैं जो कोई बताता है मैं उसको करती हूँ इम्प्लीमेंट करके। और एक तरह से एम्स में भी एक मिरेकल ही है उनके लिए कि वर्ड में 37 लेने के बाद जो ट्रेबेक्टिडिन मुझे दी जाती थी, उसका काम सिर्फ स्टॉप करना होता था, कि वो खत्म नहीं करता। अभी मैं साथ साथ चल रहे हैं हम दोनों ही। जो चैलेंज है, शायद लर्निंग अभी मेरी बाकी है, तो उसको मैं पूरे दुखी नहीं होती हूँ कि मेरी लर्निंग बाकी है। तो जब जिस दिन लर्निंग पूरी होगी वो भी चला जाएगा। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है जिसमें मैंने नियर टू डेथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए। मैं वेंटिलेटर भी देखा, माउथ अल्सर, हाई ग्रेड फीवर, बहुत कुछ का टेस्ट किया है। तो अब एंजॉय कर रही हूँ बहुत ज्यादा।
मनीषा जी, चार्जिंग ऑफ वाटर की बात की थी, हम जरा उसके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे सर ने बताया था, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लंग्स में मेरा जो हुआ था प्रॉब्लम, वो फूड को ऊपर की साइड खींचता है, क्योंकि मुझे गर्म पानी नहीं पीना और ठंडा भी नहीं पीना, तो हम नॉर्मल वाटर को रख लेते हैं धूप में और उसको पीते हैं। और एक ऑरेंज कलर का, जैसे ये बॉटल है, ऑरेंज कलर का जो पेपर होता है उसको लगा के अब धूप में रख के चार्ज करते हैं एसिडिटी के लिए। तो मेरे दैट्स ओके, दैट्स ओके। चार्जिंग वाटर हम सीखना भी चाहेंगे आपसे। कैन यू शेयर योर नंबर? सर, मैम जैसा कहें मैं बताने में, 987335 98 7335 7335 77 77 20। 20। थैंक यू। हाँ सर, मेरा एक मनीषा I'll गुप्ता। get back to you. I'm Colonel Pandey. I'll be keen to learn this. ओके, थैंक यू सर। सर, अपना मोटो यही है, मुझे यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, तो हम कैंसर पेशेंट्स को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को भी बना जी, सके अच्छा स्मूथ। थैंक यू। thank you very much. Nice to hear it. बहुत सुंदर जी थैंक यू मैम। सेशन रहा। जी, एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात यह है कि जैसे नींबू से कईयों को एलर्जी है या गला खराब हो जाता है या उनको डर है कि कहीं आर्थराइटिस बढ़ जाएगा उनका, तो नींबू के अलावा, आंवले के अलावा एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, वंडरफुल, और वो है सीबक थोर्न। लद्दाख में एक बेरी होती है, उसके पत्ते, फल नहीं कह रहा हूं मैं, फल का जूस वगैरह आता है नहीं, उसके पत्ते जो है दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। उस पत्ते को अगर बॉयल करके पिएंगे, उसके अंदर नींबू से 1000 गुना विटामिन सी है। और बेल पेपर, हरी जो शिमला मिर्च होती है, उसके अंदर विटामिन सी है, वो आप ले सकते हैं। तो विटामिन सी की पूर्ति हो सकती है। और विटामिन सी जो वेरी वेरी एसेंशियल, एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार कोटा गया, मेरे को मम्स हो गए, यहाँ पर फूल जाता है जिसको कन्फेड कहते हैं। मैंने उन्हीं दिनों कुछ लेक्चर विटामिन सी के बारे में सुने थे। मैंने कंटिन्यूअसली कम से कम 1 घंटे तक नींबू का रस पीता गया। एक दो तीन चार पाँच छः, 8वां नींबू जब पिया तो मेरी ये कन्फेड बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, बिकॉज इट्स बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम ही क्योर करता है हमारी डिजीज को। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, सीबकथोर्न ले सकते हैं जिनको विटामिन सी नींबू के माध्यम से लेने में दिक्कत आती है। सॉरी सर, हमारा टाइम एक्चुअली में हमने मैडम का 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि समय बहुमूल्य है। मैडम के यहाँ पर काफी आज पेशेंट भी शायद आ रहे हैं वहाँ पर, तो इनका समय वैल्यूएबल। और बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, इतने अच्छे से आपने विस्तृत तरीके से लंग्स के बारे में आज जो डिटेल बताया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे बहुत से साधकों को इस पर काफी लाभ प्राप्त हुआ होगा। उनको अपने लंग्स किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, पूरी बात ध्यान रखेंगे। और दूसरा, ये रिकॉर्डिंग भी है, यदि किसी को जी आवाज नहीं आ रही। तो वो रिकॉर्डिंग। यस सर, सॉरी डॉक्टर विजय आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप शॉर्ट में? हाँ बताइए सर। जी सर बोलिए। जी विजय आनंद जी, आप कुछ कह रहे हैं शायद सर। सर वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, कह रहे थे बस। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक। नेटवर्क की अपनी खुद की प्रॉब्लम होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शालू गुप्ता जी, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी व्यस्तता में आपने। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जब भी हम कभी आपको बुलाते हैं आपकी तरफ से थैंक यू वेरी मच आप। और क्लास को समापन करने से पहले मैं सभी लोगों से आशा करता हूं कि सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और एक कमर और गर्दन को सीधा कर लीजिए, शांति पाठ कर लेते हैं, तत्पश्चात क्लास को समापन करेंगे। भरिए गहरा लंबा सांस, दीर्घ ओम का उच्चारण। ओ ओम देव शांति
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस कीजिए, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़िए, घर्षण कीजिए, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाइए। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू।